हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट होम। अपने रिवीजन केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अब ये लास्ट लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, और उसके बाद से ये देख लिया था कि श्रोडिंगर ने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना है, ऑर्बिटल में। और क्या क्या पॉइंट्स मॉडर्न डाउइंग मॉडल में निकल के आए थे वो यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ है शेल्स। शेल्स के नाम भी रखे गए हैं के, एल, एम, एन। एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। और क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाया गया। शेल के अंदर होते हैं सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये भी कहा गया कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और इलेक्ट्रॉन को शो किया गया कुछ इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन वाला, और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला। यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ये भी बताया गया। बोर ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2n² के अकॉर्डिंग, वेयर n इज शेल नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो शेल है, सपोज करो मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो इसमें सब शेल बनाया गया था एस सब शेल। एस सब शेल में ऑर्बिटल कितने रखे गए, एक, जिसका नाम रखा गया एस ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, 2n² में अगर पुट करें तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। n इज इक्वल टू 2 एल शेल। सब शेल यहाँ पे बनाए गए हैं 2, s और p। ऑर्बिटल कहा गया s, और p के बनाए गए 3 ऑर्बिटल, px, py एंड pz। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। n इज इक्वल टू 3 m शेल। एक और नया सब शेल बनाया गया, डी सब शेल। अब इस डी सब शेल में जो ऑर्बिटल हैं उनके नाम, वहाँ पे 5 ऑर्बिटल बनाए गए हैं, और इनके नाम क्या हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y², dz²। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18। सेम इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 n शेल। एक नया सब शेल बनाया गया है, f सब शेल, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं f के, वो कितने हैं, 7। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट शेल में जो सब शेल बनाया गया s, सेकेंड में sp, थर्ड में spd, फोर्थ में spdf। अगर फिफ्थ शेल की ज़रूरत पड़ी, यानी कि ओ शेल में, तो जो नया सब शेल बनाया जाएगा उसकी प्रेडिक्शन कर दी गई है कि वो बनाया जाएगा जी सब शेल। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल, 3, डी में कितने ऑर्बिटल, 5, एफ में कितने ऑर्बिटल, 7। तो जब जी सब शेल आएगा इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 9। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ शेल में हो सकता है वो कितना हो सकता है, 50। ये इन फ्यूचर जब यूज़ किया जाएगा तब। अब देखो, हमारा इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पे है, ऑर्बिटल में। अब इलेक्ट्रॉन के पास पहुँचने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस शेल में है, फिर पता होना चाहिए किस सब शेल में है, फिर किस सब शेल के ऑर्बिटल में है, या सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है। P अगर है तो px में है, py pz में है, d में है तो dxy dyz, एंड किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। और फिर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज वाला है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने के लिए हमें 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, शेल नंबर, सब शेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए कुछ टर्म डिफाइन किए गए, कुछ नंबर्स बताए गए,
जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर्स बनाए गए हैं, ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? इट टेल्स अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। और इसके लिए टोटल क्वांटम नंबर बनाए गए हैं वो 4 बनाए गए हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर बनाए गए हैं? फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ एंड लास्ट को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन। जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। और स्पिन क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से। अब देखो, सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अब देखो, जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द शेल, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द शेल, इट टेल्स अबाउट रेडियस ऑफ द शेल, इट टेल्स अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, इट टेल्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। ये सारी चीज़ें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जहाँ कहीं भी फॉर्मूले में आपको स्मॉल एन मिला हुआ है तो आप समझ जाना वो स्मॉल एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे अगर 4th शेल है तो हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4। हम कहेंगे 3rd शेल का रेडियस बताओ तो n इज इक्वल टू क्या है? 3। तो जहाँ भी फॉर्मूले में n आया हुआ है वो हमारे लिए क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा कि आपको मालूम है एनर्जी ऑफ द शेल के फॉर्मूले में हम लिखते हैं -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जो यहाँ n आया हुआ है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर पे। सेकेंड क्वांटम नंबर हमारा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से। ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट सबशेल। ये किसके बारे में बताता है? सबशेल। और ये जो वैल्यू ऑफ एल है वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर मैंने n इज इक्वल टू 4 ले लिया तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1, 2, 3। यानी कि एल की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? पॉसिबल वैल्यूज़ 4। अब एल के लिए बनाया गया है कि फॉर ए पर्टिकुलर सबशेल वैल्यू ऑफ एल इज़ फिक्स्ड। यानी कि एल इज इक्वल टू 0 है तो सबशेल हमारा क्या है? एस सबशेल। ये सबशेल फिक्स्ड है। एल इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा सबशेल? पी। 2 है तो कौन सा सबशेल? डी। और 3 है तो कौन सा सबशेल? एफ। यानी कि एस सबशेल हुआ तो एल की कौन सी वैल्यू आप लोगे? 0। पी सबशेल हुआ तो कौन सी? 1। डी हुआ तो 2। और एफ सबशेल हुआ तो आप एल की कौन सी वैल्यू लोगे? 3। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इलेक्ट्रॉन आ गया सपोज करो 3p में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबशेल के पहले नंबर लिखा होता है ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये p क्या बताता है? p सबशेल। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी? 0, 1, 2। बट p सबशेल है तो p सबशेल के लिए l की कौन सी वैल्यू ली जाएगी? 1। तो आप बोलोगे इस 3p में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? 1। रिवर्स में कहें तो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 दिया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा हुआ है? 3p में पड़ा हुआ है। अब इस l की हेल्प से आप और क्या क्या चीज़ें बता देते हो? आप बता सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो म्यू से। इसको म्यू एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता क्या है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। एच अपॉन टू पाई को कई बार एच क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एल यहाँ पे क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब देखोगे किसी भी एस सब शेल के लिए आपका ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि एल क्या होता है एस सब शेल के लिए, 0। इसकी जो अब थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स अगर L इज इक्वल टू 3 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज़ देखो कितनी कितनी होगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये इनडायरेक्टली बता देता है ऑर्बिटल के बारे में। अब ध्यान से देखना, L इज इक्वल टू 3 तो सबशेल कौन सा होगा, D। L इज इक्वल टू 3 तो सबशेल कौन सा होगा, F। और F सबशेल में आपको मालूम है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। तो आप देखोगे M की पॉसिबल वैल्यूज़ भी कितनी आ रही हैं, 7। यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ M वैल्यूज़ भी बता सकते हैं। कितनी हो जाती है, 2L + 1। यानी कि अगर L इज इक्वल टू 3 है तो M की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 7। अब यहाँ पे जो ये 7 वैल्यूज़ आती हैं, किसी भी ऑर्बिटल को आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, ये आपकी फ्रीडम है। इसीलिए हमारे लिए सारे पॉसिबल केसेस एग्जिस्ट करते हैं। हम कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल को किसी पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल L इज इक्वल टू 1 है तो सबशेल कौन सा हुआ, P। और P सबशेल में M की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल्स के लिए -1, 0, +1। P सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। नाम भी हमें पता है, PX, PY एंड PZ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि PX को 0 ही असाइन करना है या PY को -1 ही असाइन करना है। आप किसी को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के लिए आपने एक किसी भी m की वैल्यू को असाइन कर दिया, ये फिक्स नहीं है कि किस ऑर्बिटल के लिए कौन सी वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। हमारे लिए सारे पॉसिबल केसेस एग्जिस्ट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल s से। अब आपको मालूम है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को शो कुछ इस तरह से किया जाता है। कन्वेंशनली हमने जो ये अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रखा है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, और जो डाउनवर्ड दिखा रखा है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जो स्मॉल s की वैल्यू है फॉर क्लॉकवाइज स्पिन उसको रखा गया +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है इसको रखा गया -½ बट इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये आप कह सकते हो कि इसका कोई मीनिंग नहीं आता कि क्यों +½ और क्यों -½ रखा गया है। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी ने कहा कि मैंने तो पहले एंटी क्लॉकवाइज भरना है फिर क्लॉकवाइज, तो ये भी करेक्ट है। मतलब इसीलिए जब हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताते हैं तो हम इसे लिखते हैं +-½ बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने पहले वाले को -½ दिया है तो दूसरे वाले को क्या करना है, +½ यानी कि पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो दूसरे वाले को क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों क्लॉकवाइज स्पिन वाले रख लिए, आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले रख लिए।
आप पहले और बाद में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रख सकते हो, बट दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज वाले केसेस पॉसिबल नहीं होते। आई होप कि आपको ये 4 क्वांटम नंबर पता चल गए। इन क्वांटम नंबर से एक और फार्मूला बनता है जहाँ पे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, स्मॉल एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। अगेन एच अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर कभी आपसे पूछा जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। ये होता है 2 सिग्मा एस प्लस 1। सिग्मा एस को कहा जाता है टोटल स्पिन, और ये होता क्या है, दिस इज इक्वल टू एन इंटू हाफ। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके बता देते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जैसे अगर ये पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3, तो सिग्मा एस कितना हो गया 3/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू 3/2 प्लस 1, कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे आपसे कहा जाता है फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स of 20th electron in iron 26. Find all the quantum number of 20th electron in iron 26. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आपको मालूम है 4s का एनर्जी लेवल कम होता है, उसके बाद 3d भरा जाता है। इस सीक्वेंस को ठीक करो तो ये आ जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। आपको मालूम है आपका 19th एंड 20th इलेक्ट्रॉन यहीं पे है जो सीक्वेंस में भरा जाता है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये तो 4 है, एल की वैल्यू एस सबशेल के लिए क्या होती है 0, तो एम भी क्या होगा 0, और एस क्या हो सकता है प्लस माइनस हाफ। तो ये 20th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर आपने बता दिए। अगर 10th इलेक्ट्रॉन की बात करते तो 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता, 2, यहाँ पे भी 2, और ये यहाँ पे 6, यानी कि 10th इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में पड़ा हुआ है। तो n इज इक्वल टू कितना 2, p सबशेल के लिए l इज इक्वल टू कितना होता है 1, m इज इक्वल टू क्या होता -1 0 +1, इसमें से कोई एक ही होता, और s की वैल्यू क्या लिखते हैं हम प्लस माइनस हाफ। अब देखना यहाँ पे m की जो ये 3 वैल्यूज़ आई हैं, हमें मालूम है कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होता है, बट एक ऑर्बिटल के लिए कोई एक ही वैल्यू एट ए टाइम आप असाइन करोगे। एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को असाइन होगी तो वो रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के लिए m की एक वैल्यू असाइन करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन हो, सपोज करो एक xth और एक yth। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हों और दोनों के क्वांटम नंबर हम निकालें तो हो सकता है कि n l m और स्पिन क्वांटम नंबर, इधर भी निकालें l m और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर का जो सेट xth इलेक्ट्रॉन के लिए है, वो चारों क्वांटम नंबर का सेट yth इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी नहीं आएगा। यानी कि नो 2 इलेक्ट्रॉन
कैन हैव ऑल क्वांटम नंबर्स सेम इन ए सिंगल एटम। एक सिंगल एटम में चारों क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। इसे ही कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसके बाद आते हैं एक और रूल पढ़ते हैं, हर्ट्ज रूल। इसको कहा जाता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। अब देखो हर्ट्ज रूल क्या होता है। कभी भी अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए पी सब शेल के ये 3 ऑर्बिटल ले रहा हूँ जिनकी एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उनको बोलते हैं जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो रूल क्या है हर्ट्ज का कि आप डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में आप एंटर करा दोगे। पेयरिंग उसके बाद स्टार्ट होगी जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप इस तरीके से आप फिलअप करोगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने पहले में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ये मेथड गलत है। तो आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is not possible unless all the degenerate orbital occupy with a single electron with same spin। स्पिन सभी इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए सेम। यानी कि अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो पी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो आपको दिखेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, अनपेयर्ड। तो अगर कभी पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ के केस में कितने आएंगे, 2। अब इस फिलिंग को कोई चाहे तो ऐसे भी फिल कर सकता है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज बाद में पेयरिंग कराए क्लॉकवाइज से। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन 2+। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पहले आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। फिर इनको अरेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। आपको मालूम है कि लास्ट शेल कौन सा है, 4th। और यहाँ पे आयरन 2+ का मतलब हुआ कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करोगे तो यही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अब देखो क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब देखो जिसमें सब शेल पूरे फिल्ड हैं तो यानी कि उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ लास्ट वाले सब शेल में है जहाँ पे वो पूरी तरह से फिल्ड अप नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल में एंटर करा दोगे, उसके बाद पेयरिंग कराओगे। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कभी आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट तो उसका फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन्स। म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूले से ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √24 बोर
मैग्नेट्रॉन्स। तो आई होप ये इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चन जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे बनते हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और ये डी के 5 ऑर्बिटल। तो अब इनके शेप्स के बारे में आपको पता है, एस तो स्फेरिकल होता है, जो पी होता है वो डम्बल शेप का होता है और जो डी होता है डबल डम्बल एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, इसको छोड़ करके। अब आपको मालूम है इसमें पूछे जाते हैं हमसे नोड्स। नोड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंगुलर नोड और दूसरे होते हैं रेडियल नोड। अब नोड क्या होते हैं ये आपको मालूम है, पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी 0 है उसे हम बोलते हैं नोड। दो टाइप का होता है, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। अब सीधे हम फार्मूला ही देखेंगे। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1 एंड एंगुलर नोड होता है l। अगर कभी आपसे टोटल नोड पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, n-1। अगर कभी नंबर ऑफ नोडल प्लेन पूछा जाए, नोडल प्लेन क्या होता है, जैसे नोड होता है एक पॉइंट, नोडल प्लेन होता है पूरा का पूरा प्लेन, ये होता है इक्वल्स टू l। यानी कि p वाले ऑर्बिटल के लिए फॉर px, py एंड pz नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा, l की वैल्यू क्या होती है इनके लिए 1, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना आ जाएगा 1। अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूं, d के किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो d में एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी d के ऑर्बिटल के लिए जो 4 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, उनके लिए l कितना होता है 2, तो नोडल प्लेन आते हैं 2। बट जो d का डी जेड स्क्वायर है उसके लिए नोडल प्लेन क्या है 0। तो ये आप एक्सेप्शनल केस याद रखना कि डी जेड स्क्वायर हैज़ नो नोडल प्लेन। बाकी सभी में d में क्या होंगे, 2 नोडल प्लेन होते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो डी जेड स्क्वायर में ये रिंग होती है, इस रिंग की वजह से कोई प्लेन नोडल प्लेन नहीं बन पाता। कभी आपसे नोडल प्लेन का नाम पूछा जाए तो आप कुछ इस तरह से बता दोगे, पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन का नाम, जैसे पी एक्स का नोडल प्लेन पूछा गया, नोडल प्लेन ऑफ पी एक्स, तो देखो कैसे बताओगे, पी एक्स, एक्स तो यहाँ पे आया हुआ है तो इसका नोडल प्लेन हो जाएगा वाई जेड। सिमिलरली नोडल प्लेन आपसे पूछा जाए पी वाई, तो आप क्या बताओगे, एक्स जेड। नोडल प्लेन ऑफ पी जेड, तो आप क्या बता दोगे, एक्स वाई। यानी कि वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन फॉर पी एक्स जेड नोडल प्लेन फॉर पी वाई एंड एक्स वाई प्लेन इज़ नोडल प्लेन फॉर पी जेड। इसी तरह से डी ऑर्बिटल के लिए फॉर डी एक्स वाई, जो अगर नेम पूछा गया, नेम ऑफ नोडल प्लेन, तो आप क्या लिखोगे, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। फॉर डी वाई जेड, वाई एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। फॉर डी एक्स जेड ऑर्बिटल, एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो अगर इनके नोडल प्लेन के नाम पूछे जाते हैं तब भी आप इजीली बता लो। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इफ़ देर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ -12, 0 एंड +12 फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम हुज एटॉमिक नंबर इज़ 19 विल बी। अब देखो ज़्यादातर क्या होता है, जब हमारे लिए इन जनरल स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12 एंड -12, तो हमें पता चल जाता है ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, वन विथ क्लॉकवाइज स्पिन एंड वन विथ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है -12, 0 एंड +12। इसका मतलब ये हुआ ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराओगे। जैसे वैसे नॉर्मली हम लिखते हैं 1s2, तो यहाँ पे क्या होगा 1s3। फिर हम लिखेंगे 2s2 लिखते, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s3।
2p6 लिखते, बट हर एक p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिखेंगे 2p9। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच कितने गए, ये 3 + 3 + 9 कितने हो गए 15। तो अब इसके बाद 3s2 आता, बट हम यहाँ क्या लिखेंगे 3s3। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 1, तो हमारे लिए क्या आएगा 3p1। यानी कि एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल वैसे होते हैं 2, बट अगर आपको प्रॉब्लम में कहा जाता है कि आपको 3 लेना है तो 3 लेकर के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी एलिमेंट डज द लास्ट इलेक्ट्रॉन हैव द क्वांटम नंबर n = 4, l = 1। n = 4 और l = 1 रखने वाले कितने एलिमेंट हो सकते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर आए। तो सबसे पहले ये देखना, n = 4 का मतलब क्या हुआ 4 शेल, l = 1 का मतलब क्या हुआ p सब शेल, यानी कि वो बात कर रहे हैं 4p की। और आपको मालूम है कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर हम 4p सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएं तो आपको मालूम है क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, 4p1 से लेकर के 4p6, यानी कि p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं 6। तो किसी के लास्ट शेल में p1 हो सकता है, किसी के लास्ट शेल में p2 आएगा, किसी के लास्ट में p3 आएगा। इस तरह से कितने एलिमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है 6। तो आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बी 6। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। आपको मालूम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, √s × s + 1 h/2π। h/2π को आप h क्रॉस भी लिख देते हो। अब ध्यान रखना, ये जो s है यहाँ पे ये क्या होता है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p3। अब देखो, जिसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उनकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्पिन का रिजल्ट क्या आएगा 0। 2p3 ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ पे हर एक s की वैल्यू क्या है हाफ। तो अगर टोटल स्पिन हम देखेंगे तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, हाफ × 3, यानी कि 3/2। तो हमारे लिए s की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसे पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 3/2 3/2 + 1 h/2π। अब ये देखो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है √15/4 h/2π, यानी कि कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। आई होप इस तरह के सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन कर लिया थॉरोली, मैंने रिवीजन आपको करा दिया। अब इसकी आप असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लोगे किसी भी बुक से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ओके, थैंक यू बच्चों।